हाँ जी मेरे खिलाड़ियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद ड्रामा के आपके इस परिवार में। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सुपर फास्ट रिवीजन। केवल 30 मिनट में जीएस का टेस्ट लगाते हैं और इसमें हमें कवर करते हैं यूपी स्पेशल भी होता है और सारे स्टैटिक सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि करंट अफेयर 2024 जनवरी तक को ये कवर करती है। ई विद्या के प्रैक्टिस सेट हैं 25 प्रैक्टिस सेट। कितने हैं बच्चों खिलाड़ियों? 25 प्रैक्टिस सेट हैं और 25 डेज हैं, याद रखिएगा। ओके चलिए तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे प्रीमियर हो जाती है, सुबह 10 बजे जरूर देखा करें, अपने कमेंट डाला करें, किस तरीके से आपके स्कोर बनना है वो जरूर इसमें लिखा करें। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगा लें तो क्या करना है, प्रैक्टिस सेट में जो आपके पॉइंट, जो आपके नोट्स, जो आपके सेक्शन आपके लिए कमजोर साबित हुआ है उसको एक डायरी में नोट करें। उसके बाद उसका रिवीजन करना है आपको। तो ये होता है रिवीजन करने का निंजा टेक्निक, इसको जरूर अपनाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। चौथा टेस्ट आज हमारा, 3 हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो जरूर करना, जरूरी नहीं है कि इससे पहले करें, आज इसको कर लीजिए और इसके बाद उनको जरूर 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 करना है। 25 सेट है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए फटाफट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। 28 जनवरी, 25 मार्च, बताइए 28 जनवरी, 25 मार्च या फिर 28 फरवरी या फिर 28 अप्रैल, बताइए कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सुपर फास्ट है। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अगर कोई चीज़ रिलेवेंट है, मान लीजिए आपके लिए चीज़ें बन रही हैं कि जो आ सकती हैं, मैं उसको बताता हुआ चलूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं कुछ भी आपको बताता हुआ चलूँ। ओके नेक्स्ट चलिए। सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान आप जानते हैं? बताइए मुझे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? इसमें भारत है, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर सिंगापुर। बताइए कौन सा नहीं है। तो इसमें भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। 1967 में इस संगठन का गठन हुआ था। कब में? 1967 में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों के संगठन, दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियान की क्या है, स्थापना हुई थी 1967 में। ध्यान रखिएगा 1967। ओके चलिए इससे पूछे अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, तो आपको बस थॉरली वैसे याद रखना है। जिसमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इधर के जो देश है ना, भारत देखा आपने, भारत से अगर आप मैप देखोगे तो इधर के जितने भी देश हैं कौन से दक्षिण पूर्वी राष्ट्र, दक्षिण पूर्व एशिया के, उसमें जिसमें आपका इंडोनेशिया पड़ता है, आपका थाईलैंड है, ब्रुनई है, लाओस है, सिंगापुर है, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया। तो 10 देश हैं। भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? बताइए मुझे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में है? ललितपुर में है, लखीमपुर खीरी में है, बाराबंकी में है या फिर सोनभद्र में है? तो यह है लखीमपुर खीरी। किसमें? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। याद रखिएगा 410 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, बस थोरोली याद रखना, 410 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की भी पर्याप्त संख्या हो चुकी है। किसकी? गैंडों की, याद रखिएगा। और जनपद जिला कौन सा है? 2 जिलों में है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। चलिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आपने मौर्य काल पढ़ा, बैक टू हिस्ट्री जाइए, प्राचीन भारत में, उसमें मौर्य काल पढ़ा, जिसमें आपने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, बहुत सारे बिंदुसार ये शासक पढ़े थे। तो मुझे बताइए कि इसमें जो प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के लिए वो कौन सा था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा फिर उज्जैन। 1 2 3। तो तक्षशिला उस समय पर सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के लिए। याद रखिएगा कौन सा था? तक्षशिला था उस समय पर शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। और गुप्त और गुप्तोत्तर काल की बात करें, क्योंकि मौर्य काल के बाद फिर हम गुप्त काल की तरफ बढ़े, तो गुप्त काल में कौन सा आ जाता है प्रसिद्ध केंद्र? नालंदा हो जाता है। कौन सा? नालंदा। गुप्त काल के लिए कौन सा हो जाता है? ये नालंदा गुप्त काल के लिए, तक्षशिला मौर्य काल के लिए। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। मुद्रा राक्षस आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। विशाखा दत्त है, कौटिल्य है, बाणभट्ट है या फिर कल्हड़ है? 1 2 3। तो कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। चलिए आगे देखिए। अगर इसमें एक ऑप्शन अगर आपके लिए बता दिया जाए कि कौटिल्य, मैं सारों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारों को बताने लग गया, 2-2 3-3 रचनाएं बताने अगर मैं लग गया तो आपके माइंड से ये भी
घूम जाएगा और आपका हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैं सारे 5, 6, 20, 30, 50 क्वेश्चन नीचे करवाता हुआ चलूँ, बिल्कुल बहुत ही गलत रणनीति है 20, 30, 30, 40 करते हुए, जहाँ पर भी आप करते जाते हो मत करा करिए। क्वेश्चन पढ़िए आंसर, क्वेश्चन पढ़िए आंसर, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते करंट के या फिर स्टैटिक के कैसे भी। तो कौटिल्य के बारे में जान लेना। कौटिल्य का हमने पढ़ा था, विशाखादत्त ने मुद्राराक्षस की पुस्तक, मुद्राराक्षस नामक पुस्तक की रचना की, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अवस्थित है? क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अवस्थित है? झांसी में, लखनऊ में, बाराबंकी में या फिर गाजियाबाद में? बताइए मुझे। तो ये है आपका गाजियाबाद में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है, इस टेस्ट की एक अच्छी बात ये है ई विद्या की, इसमें यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, स्टैटिक, तीनों बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेशो के साथ दिए गए हैं। 38 क्वेश्चन है जीएस के, कवर करते चलें फटाफट मेरे साथ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए मुझे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है। बताइए, सबसे आसान। सर मुझे जो भी बचपन से कुछ याद हुआ है ना, तो ये याद हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है, वो कहां पर है? सर मुझे यही याद हुआ है और मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का हूं, मुझे बताया कहां पर है। बताइए, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, वाराणसी। और बुलंदशहर वाले तुरंत अलर्ट हो जाना कि आपके लिए क्वेश्चन बना है, आपके लिए थोड़ा सा गर्व की बात है, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की सी है। अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, कानपुर है, वाराणसी है। तो याद रखिएगा बच्चों, मेरे खिलाड़ियों, बुलंदशहर, नरोरा पावर प्लांट आपने सुना है बुलंदशहर में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर है आपका बुलंदशहर में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर? बुलंदशहर में। नरोरा बुलंदशहर में है और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 1989 कब हुई थी बच्चों? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है अगला 8वां, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है? यूपी संगीत नाट्य अकादमी, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में, मथुरा में, इलाहाबाद में, आगरा में? 1, 2, 3। तो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में अगर चीज़ें रिलेट हो रही है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक काउंट करिए, तुरंत अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना स्किप करके आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, अगर यहाँ पर मेरे साथ तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है तो उसको स्किप ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा उसको लगाना, स्किप ही करना है। एक आदत माइंड में डाल लीजिए स्किप करने की, अगर नेगेटिव से बचना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर है? आपकी लखनऊ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है? बताइए मुझे, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से या फिर सोवियत संघ से? तो बताइए मुझे। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विस्तार लिया गया है। एक चीज और याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो हमारी प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली है, जबकि हमने प्रस्तावना कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से। ओके, सोवियत संघ से यानी कि रशिया से हमने क्या लिए हैं? आपको 2 ऑप्शन देता हूं, दोनों से आपको एक काउंट करना है, निकालना है। फंडामेंटल राइट लिए हैं या फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, मुझे आप बताओगे। ये एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। बताइए मुझे, जुते हुए खेत की खोज की गई थी। क्वेश्चन में फटाफट ऑप्शन देख के आप पहुंच जाओगे कि तुरंत मुझे प्राचीन भारत में जाना है, हड़प्पा सभ्यता में जाना है, वहां से भी पीछे को जाना है। अब मुझे देखना है कि जुते हुए खोज कहाँ, जो जुते हुए खेत थे वो कहाँ पर मिले थे? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में? बताइए फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में दिया भी होगा। 1, 2, 3। तो कालीबंगा में। कहाँ पर है? कालीबंगा में। याद रखिएगा, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं हमको? कहाँ पर मिले हैं हमको? कालीबंगा में मिले हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में है। और ये कहाँ पर पड़ता है कालीबंगा? घग्गर नदी पर। बच्चों इसकी नदी भी याद रखनी है, कौन सी नदी है? घग्गर नदी पर। कौन सी रिवर है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर 2 फसलों को उगाने का प्रमाण भी मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा 11 क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? हम क्या याद करते हैं कि महापरिनिर्वाण का जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, उनकी जो मृत्यु है या फिर जो भी है वो कब हुई थी, ये याद करते हैं। लेकिन कहाँ हुई थी ये याद करते हैं। लेकिन ये एक डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, ये आप मुझे बताओगे। मल्लों के में, लिच्छवियों के में, साक्यों के में या फिर पालों के में? बताइए।
तो इसको याद रखना कि मल्लों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो छोटी छोटी 2-3 बातें और आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। एक डेट, हल्की सी डेट है, इसको याद रखना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व याद रखना, ईसा पूर्व यानी कि बीसी, ठीक है। और कहां पर हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहां पर पड़ता है? मल्लों का गणतंत्र था। कौन सा? मल्लों का गणतंत्र कुशीनगर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कनेक्टिंग क्वेश्चन। इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड में, और यहां पर कौन शासन कर रहा था उस टाइम पे? तो थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना है हमको, वहां पे भी सोचना है, क्योंकि उस समय पर भारत का जो शासन था वो औपनिवेशिक शासन था। किसका? अंग्रेजों का। तो इसने क्वेश्चन बना दिया कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उसके समकालीन राजा कौन था? यहां पर बताइए। अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, या फिर बहादुर शाह था? 1 2 3, तो कौन था? अकबर था, याद रखिएगा। कौन था? अकबर। कौन राजा था यहां पर उस टाइम पे? अकबर था। और कब की बात है? 1533 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक रानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन रहा। कब से कब तक? 1533 से 1603 ईस्वी तक। ये अकबर का नहीं बता रहा हूं मैं, रानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन काल बता रहा हूं, जबकि अकबर 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? 1556, इसी के बीच में पड़ता है। तो उस टाइम पे पूछ लिया कि किसका शासन था? अकबर का शासन था। नेक्स्ट करा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? भैया बताइए, नादिर शाह का आक्रमण होता है, उस समय पर मुगल शासक कौन था? तो उस समय पर बताइए, अहमद शाह था, मोहम्मद शाह था, आलमगीर द्वितीय था, या फिर रफी उद दर्जात था? 13वां क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह का शासन था। बच्चों किसका शासन था? मोहम्मद शाह का उस टाइम पे शासन था। नादिर शाह का आक्रमण होता कब है? ये हमको पता होना चाहिए। तो ईरान का नेपोलियन बोलते हैं किसको? नादिर शाह को हम क्या बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। और 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1739, 739 ईस्वी में भारत पर यह आक्रमण करता है। ईरान का नेपोलियन इसको भी बोलते हैं। तो उस समय पर मोहम्मद शाह का शासन था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला भी कहते हैं। 1719 से लेकर 1748 तक इसका शासन था मोहम्मद शाह का, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और आपने कोहिनूर हीरा के बारे में पढ़ा होगा। नादिर शाह दिल्ली से अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया था। ये वही नादिर शाह था, वही एक चालाक नादिर शाह था, वही एक खूंखार नादिर शाह था जो दिल्ली से आपके मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा वापस यहाँ से छीनकर ले गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? कौन से व्यापार में? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार मतलब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहां पर व्यापार करेगी, उसको ऐसा अधिकार मिला हुआ था, वो कब समाप्त हुआ, वो कब खत्म हुआ? तो बताइए मुझे। 1793 में, 1813 में, 1803 में, या फिर 1833 में? बताइए। तो ये हुआ था 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन पर व्यापार बना हुआ था। चाय पर और चीन से व्यापार एकाधिकार बना हुआ था अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये कब जाकर खत्म हुआ था? 1833 में। चाय और चीन के को भी मिलाकर संपूर्ण एकाधिकार खत्म कर दिया गया था 1833 में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1813, ठीक है ना। एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। जवाहरलाल नेहरू, जी.के. गोखले, अबुल कलाम आजाद, या फिर दादा भाई नारोजी? आपको ये पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना है, पर माइंड में होना चाहिए अबुल कलाम आजाद। कौन होना चाहिए? अबुल कलाम आजाद। आपको पता होना चाहिए कि लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने क्या किए थे? अध्यक्षता की थी। 1923 में वे नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे। अगर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो अबुल कलाम आजाद ही बने थे, याद रखिएगा। 1940 से लेकर 1945 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब? 1940 से लेकर 1945 तक, इसको भी याद रखना है। 1940 से लेकर 45 तक, ओके। चलिए 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बताइए, सबसे कम वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? बेलारी में, जैसलमेर में, जोधपुर में, या फिर लेह में? बेलारी,
बताइए तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जोधपुर, जैसलमेर या फिर लेह? 16 का बताइए। तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। कहां पर होती है? याद रखिएगा लेह। 16 में क्वेश्चन है। 17 देखिए कि कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता, कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता है किस किस को? बेलगाम को, मडगांव को, रत्नागिरी को या फिर उडुपी को। बताइए मुझे किसको नहीं जोड़ता है? तो ये बेलगाम को नहीं जोड़ता। बेलगाम कर्नाटक को नहीं जोड़ता है। कौन सा रेलमार्ग? कोंकण रेलमार्ग। याद रखिएगा जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र के रोहा, वीरा, बहुत सारे जिले हैं उनसे होकर निकलता है, तथा कर्नाटक के कारवार है, उसके बाद अंकोली, होन्नर, भटकल, कड़ापुरा, उडुपी, थोकुर, मंगलोर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए सर, ओके ओके। 18वां देखिए फटाफट। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईधान, कामत, नंदा देवी, त्रिशूल। अब आपको लग रहा होगा सर मैंने त्रिशूल भी पढ़ा है उत्तराखंड में, कामत भी पढ़ा है, नंदा देवी पढ़ा है, लेकिन मैंने गोसाईथान नहीं पढ़ा है। मुझको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं, है ही अजीब। गोसाईथान भारत में नहीं है बच्चों, भारत में अवस्थित नहीं है मेरे खिलाड़ियों। कहां पर है? अगर हम कुमाऊं हिमालय में आपको ले चलूं, भारत के उत्तराखंड की तरफ चलते हैं, सीधे वहीं की फ्लाइट लेते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं और बद्रीनाथ, केदारनाथ सुना है आपने? बिल्कुल सुना है सर। त्रिशूल माना सुना है सर? बिल्कुल सुना है सर। गंगोत्री भी सुना है, नंदा देवी भी सुना है, उसके बाद मैंने कामेत शिखर भी सुना है हल्का हल्का। लेकिन मैंने क्या नहीं सुना है? मैंने गोसाईथान शिखर सम्मेलन नहीं सुना है। ये भारत में नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? जबकि अगर हम बात करें तो ये कहाँ की हैं? ये उत्तराखंड के हैं जितने भी, कामत, त्रिशूल, नंदा देवी, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास, बच्चों पंपास घास के मैदान कहां पर मिलते हैं? फटाफट बता दीजिए। जब मैं नोट्स बनाता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं सर, मैं जब मैं नोट्स बनाता हूं तो मैं घास के मैदान में लिख लेता हूं, और जब मैं याद करता हूं मुझे याद नहीं होते। बताइए कहां पर है? पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया, फिर उरुग्वे। 1 2 3। तो ये अर्जेंटीना है बच्चों, अर्जेंटीना। कहां पर है? अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसका एक देश है अर्जेंटीना, और उसी में एक घास का मैदान पड़ता है। कौन सा मैदान पड़ता है? पंपास। कौन सा? पंपास, ठीक है ना। और इसका विस्तार अगर बात करें तो उरुग्वे में भी है, ब्राजील में भी इसका विस्तार है हल्का फुल्का, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। विश्व का सबसे गहरी झील। सर मैं सबसे बड़ी सबसे गहरी बहुत जल्दी याद करता हूं, तो बताइए फटाफट। विश्व की सबसे गहरी झील पूछिए मैंने। बैकाल, न्यासा, क्रेटर या फिर टंगानिका? बैकाल, न्यासा, क्रेटर, टंगानिका। सर बैकाल है। कौन सी है सर? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। मुझे नहीं पता कितनी, पता होनी चाहिए। 4700 फीट। कितनी? 4700 फीट। कितनी? 4700 फीट गहरी है। यह मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। कौन से पानी की है बच्चों? मीठे पानी की। कौन से पानी की? मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है आपसे 21वां। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? बताइए, आपके लिए आसान है। 21 क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। कल भी पढ़ा था हमने। अगर आपने कल का टेस्ट करा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। अगर नहीं करा है तो हैप्पी बर्थडे आपका हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, जलवाष्प। बताइए फटाफट। 1 2 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मात्रा की बात करें जो आप बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं दिनों में, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो डालती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ठीक है ना। 22 में देखिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कल भी एक क्वेश्चन आया था, वो कल कुछ और था, वो वायु की तीव्रता मापने के लिए था, आज प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए है। फटाफट बता दीजिए। एनेमोमीटर है, बी कोलेरोमीटर है, सी लक्समीटर है या फिर डी अल्टीमीटर है? बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है सर लक्समीटर। कौन सा है? लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापती है। कौन सी? लक्समीटर। अगर हम बात करें तो एनेमोमीटर आया था क्वेश्चन, जो वायु वेग की मापी यंत्र की वायु की तीव्रता कौन मापता है? एनेमोमीटर वायु की मापता है, लक्समीटर प्रकाश की मापता है। अब आप मुझे बताओगे कि अल्टीमीटर किसकी मापता है? बताइए। ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर में जब हम ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर, तो उसके लिए यूज होता है अल्टीमीटर, फीट में या फिर ऊंचाई में, इसको भी याद रखना। और कैलोरीमीटर मापता है ऊष्मा को। किसको मापता है कैलोरीमीटर? ऊष्मा को। ओके, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस, लाफिंग गैस सुनिए? जी सर सुनिए, के रूप में प्रयुक्त होती है? बताइए फटाफट। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड,
बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर डी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। बताइए फटाफट क्या है। तो है इसकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। चलिए क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है? N2O। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। अब आप मुझे बताओगे, आपने पुच्छल तारा सुना है? सुना है सर। सर मैंने देखा भी है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, आपने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी। आपने सब कुछ नोटिस करा, आपने आंख बंद करके पता नहीं क्या क्या मांगा होगा जो आजकल चलता है, आपने वो भी मांग लिया होगा। आपने देखा कि उसकी दिशा सदैव, सदैव पूछा इसने, हमेशा किस दिशा में रहती है बताइए? तो ये रहती है सूर्य से दूर की ओर, ना कि सूर्य की तरफ नहीं होती है, सूर्य से दूर की ओर होती है, याद रखिएगा। कैसी होती है? सूर्य से दूर की ओर, ना कि सूर्य की ओर। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, वो कब हुआ था? इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? वर्ष 1968 में, 1969 में, 1970 में या फिर 1971 में? बताइए मुझे कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका वर्ष 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय पर मुझे बताइए कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो प्राइम मिनिस्टर आपकी थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थी, याद रखिएगा। और राष्ट्रीयकरण कर दिया था कौन से बैंकों का? जिन बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ या इससे अधिक थी। कितनी? 50 करोड़ या फिर उससे अधिक राशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय पर कर दिया गया था 1969 में। कितने बैंक थे? 14 बैंक थे। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है अब निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत या फिर फिलीपींस? बताइए किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा। आप सोच रहे हैं कि भारत, बिल्कुल नहीं। ब्राजील, बिल्कुल नहीं। अगर आप में क्यूबा अगर आपको आ रहा है, आपको पता है, तो उसका आंसर होगा क्यूबा। ठीक है ना सर? ओके सर, क्यूबा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और क्यूबा की राजधानी को याद रखिएगा हवाना। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी आपकी क्या है? हवाना। ओके, चलिए नेक्स्ट, नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था? बता दीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है आपसे, नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था, यानी कि कब बना था? 1979 में, 1980 में, 1981 में, 1982 में। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एकमात्र जो आपको पता होगा पूरे जीवन में, अपनी इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको यही पता होगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो सर 1982 में, 1982 में कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। शिवरमन समिति कमेटी बहुत जरूरी है याद रखनी, कौन सी? शिवरमन। एक मिनट, तो कमेटी याद रखने का मेरे खिलाड़ियों, शिवरमन। शिवरमन समिति की संस्तुति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ याद रखना है 1982। आप IAS का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम। उनको पता है, इन लोगों की पता है कि कहां तक जाते हैं। बस ये 1982 याद रखिएगा। ठीक है। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन आपके लिए आया है, आपसे होना ही चाहिए। मुझे नहीं पता, कैसे भी साम दाम दंड भेद कुछ भी कर रहे हैं, लगाना है। बैरोमीटर, एनमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन? बताइए। तो सर मैंने एनमोमीटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एनमोमीटर। एनमोमीटर। सर मैंने एक हाइड्रोमीटर भी पढ़ा था, बैरोमीटर पढ़ा था और विंड वेन पढ़ा था। ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैं तीनों चारों को बता चुका हूं। पता है? बता पाओगे? नहीं सर। चलिए रिवीजन करते हैं। वायु की गति नापते हैं एनमोमीटर से, वायु का जो दाब नापते हैं वो नापते हैं बैरोमीटर से। गति एनमोमीटर से, दाब बैरोमीटर से। और द्रव में जो अपेक्षित घनत्व है, कौन सा अपेक्षित जो घनत्व है, वो मापते हैं अपना हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से। और वायु की जो दिशा मापते हैं, दिशा किस तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो मापते हैं विंड वेन से। किससे? विंड वेन से। नेक्स्ट, भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। व्यापारी कहां पर है हीरे वगैरह के? सर दिल्ली में है क्या? नो। मुंबई में? नो। जयपुर में? नो। सूरत में? यस। सूरत में। कहां पर? सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान गुजरात में स्थापित है और स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 30 देखिए। निम्नलिखित में से कहां शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? यूपी स्पेशल आपके लिए प्रेजेंट है, पेश है आपके लिए यूपी स्पेशल।
निम्नलिखित में से कहां शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए फटाफट बिना किसी देरी के। वाराणसी में, मेरठ में, विंध्याचल में या फिर सहारनपुर में? तो सर शाकुंभरी देवी का किया जाता है डी, सहारनपुर में। अब सहारनपुर वाले लोग इसको जरूर देखने जाते होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। कहां पर? सहारनपुर में, याद रखिएगा। विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर पहुंच विशाल मेला लगता है। कहां पर? विंध्याचल में भी लगता है एक। कहां, कौन से धाम पर? विंध्यवासिनी धाम पर, इसको भी याद रखिएगा। और आपने वाराणसी में प्रसिद्ध कौन सा मेला लगता है? विश्वनाथ शिवाजी मेला। कौन सा मेला? शिवजी मेला, विश्वनाथ का मेला लगता है। कहां पर? वाराणसी में, याद रखिएगा। और आपका मेरठ में मुझे बताइए कौन सा मेला लगता है? नौचंदी का मेला कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है क्या नौचंदी? चलिए 31वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई सा भी कमीशन उठा लीजिए, भारत में कोई सा भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कुछ भी उठा लीजिए एसएससी को लेकर, ये जरूर पूछता है। कहां पर? गिरिवीरज, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर कौशाम्बी? निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी? तो कौन सी नहीं रही थी? कौशाम्बी नहीं रही थी सर। कौन सी नहीं रही थी? कौशाम्बी। बाकी गिरिवीरज, पाटलिपुत्र, राजगृह, ये तीनों रही थी। ओके, ये बताइए 32वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? यूपी का पहला हिंदी पत्र हमने पढ़ा था परसों वाले, जो हमने टेस्ट नंबर 2 दिया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें क्वेश्चन आया था कि एकमात्र भारत का अंग्रेजी अखबार पहला कौन सा था, वो पढ़ा था हमने। आज है उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? सरदल अखबार। कौन सा है? सरदल अखबार, या फिर बनारस अखबार, या फिर काशी अखबार, या फिर ब्रज पत्रिका? तो याद रखिएगा बनारस अखबार हिंदी का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है। और सरदल अखबार उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र है। कौन सा? ये कौन सा है? उर्दू। कौन सा? उर्दू। दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान पूछा है, चीनी अनुसंधान लखनऊ में, इज्जतनगर में, बरेली में या फिर कानपुर में? फटाफट 3 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड लीजिए, 1 2 3। तो यह है आपका कानपुर में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है आपका कानपुर में, ठीक है ना। कहां पर? कानपुर में। अब मेरे साथ थोड़ा सा रिवाइज करना है चीजों को, आंख बंद करिए और सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति लखनऊ, फटाफट लखनऊ की तरफ फ्लाइट करिए। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सॉरी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि मतलब दवाइयां, दवाइयां मतलब कानपुर, लखनऊ। तो दोनों को याद रखना है, वनस्पति अनुसंधान और औषधि अनुसंधान दोनों कानपुर, लखनऊ में है। कहां पर? लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान अभी पढ़ा है, कानपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान भी लखनऊ में है। तो लखनऊ में मैंने 3 पढ़ाए हैं, कौन कौन से? एक तो वनस्पति अनुसंधान, दूसरा चीनी अनुसंधान और तीसरा आपका गन्ना अनुसंधान, इसको भी याद रखिएगा। और एक न्याय प्रशिक्षण अनुसंधान भी लखनऊ में ही है, जस्टिस प्रशिक्षण अनुसंधान लखनऊ। ओके, ठीक है, 4 मैंने लखनऊ के पढ़ा दिए। रिकॉल करिए, लखनऊ में वनस्पति, औषधि वाला भी उसमें ही है, वनस्पति वाला भी लखनऊ में है, गन्ना वाला भी लखनऊ में है और न्यायिक प्रशिक्षण वाला भी लखनऊ में है। झांसी वाला याद रखना, भारतीय चरागाह अनुसंधान संस्थान, जो आपका चरागाह अनुसंधान संस्थान है वो झांसी में है। इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सक, इज्जतनगर बच्चों, इज्जतनगर में आपका पशु वाला है। कौन सा वाला है? पशु चिकित्सक वाला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 4-5 आपको मैंने याद करा दिए, इसको भी याद रखना है। उसके बाद एक और याद रखना है, कौन सा? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ये भी झांसी में। झांसी में 2 पढ़ाए, एक तो चरागाह, दूसरा कृषि वानिकी, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क कहां पर है? कौन सा भैया? लॉयन सफारी। गुजरात में मत चले जाना, इसने यूपी में पूछा है, यूपी में ही बताना है। लॉयन सफारी पार्क कहां पर स्थित है बताइए मुझे। 34 का है आपका, या फिर कानपुर है? नो सर। नोएडा? नो सर। गाजियाबाद? नो। इटावा? यस। तो इटावा में आपका लॉयन सफारी पार्क है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए 35, हाल ही में भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की गई है? करंट का क्वेश्चन है। भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए एक चेतावनी जारी की गई है और यह पूछा है कि किस प्रारूप के प्रति? मेलवेयर, DDoS, रैंसमवेयर या फिर स्मिशिंग स्मैक, ये चारों के चारों क्या हैं? ये आपके साइबर फ्रॉड हैं और इनमें से पूछा कि कौन से के लिए प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की गई है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, बताइए मुझको। तो ये की गई है स्मिशिंग स्मैक के लिए। किसके लिए? स्मिशिंग स्मैक के लिए। एक प्रकार का साइबर अटैक है, आपके फोन में वायरस वगैरह आ जाते हैं ना, आपका डेटा उड़ा लेते हैं, आपके पैसे उड़ा लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम साइबर अटैक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर,
कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि महिला से है, दूसरी है कि पहली महिला है, और तीसरी है कि ग्लेशियर सियाचिन में ऐसी जगह। तो बताइए मुझे, ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? दीपिका कुमारी नंबर ए, सुशीला जायसवाल नंबर 2, फातिमा वसीम नंबर 3, या फिर पूनम गुप्ता? बताइए मुझको। तो ये है आपकी फातिमा वसीम। फातिमा वसीम याद रखिएगा, फातिमा वसीम बनी है, भूलना नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 में गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? बताइए मुझे, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? तो 5 वर्ष के लिए इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आपका होना लास्ट क्वेश्चन है 38वां। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा हार्मोन क्या है? हार्मोन पढ़ा था आपने 2023 में अक्टूबर में? तुरंत अपने माइंड को अक्टूबर तक पहुंचाइए और देखिए हार्मोन वार्मोन कुछ पढ़ा था? नहीं आ रहा माइंड में? नहीं आ रहा। आत्मघाती ड्रोन था? नो सर। चक्रवाती तूफान था? यस, चक्रवाती तूफान पढ़ा था सर मैंने। हार्मोन, कौन सा चक्रवाती तूफान? हार्मोन पढ़ा था। और ये कहां पर पढ़ा था मैंने? ईरान के द्वारा नाम दिया गया। हार्मोन किसने नाम दिया था? ईरान ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और आया कहां पर था? बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर टकराया था। कहां पर टकराया था बच्चों? बांग्लादेश के, यहां पर टकराया था, यहां पर दक्षिण पूर्वी तट पर बांग्लादेश के, याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपकी चौथी टेस्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसको मेरे साथ लगा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र मेरा निवेदन है कि एक शेयर जरूर किया करें। अगर कोई टेस्ट नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के लिए स्वार्थ के लिए नहीं, किसी तक पहुंच जाएं, वो टेस्ट, इन टेस्टों को लगाएं। 38 क्वेश्चन है, इसमें करंट वगैरह सारे यूपी स्पेशल अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें डालता हूं। आपको अगर आपको देखने को मिल रहे होंगे तो आप देख लेना कहीं पर भी, लेकिन इसको जरूर करना। 30 मिनट की होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फटाफट कर सकते हैं आप इसे। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर जरूर करें। शेयर 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 शेयर। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंचूं। मैं एक ऐसे कंटेंट देना चाहता हूं अलग ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।